आइडियोलॉजी जिसकी होती है तो उसे बोलते हैं कॉलोनियल अप्रोच। नेशनलिस्ट अप्रोच होती है जो बिल्कुल उल्टा हो कॉलोनियल अप्रोच के, जैसे इसके जो वो थे फाउंडर या फॉलोअर्स वो थे आर.सी. मजूमदार और ताराचंद। आर.सी. मजूमदार वही है जिसने 1857 बोला था कि भाई ये इंडिपेंडेंस का वॉर नहीं है, ना ही पहला है ना ही आखिरी है, वो वाली बात। फिर मार्क्सिस्ट अप्रोच वाले वो बंदे होते हैं जो से कास्टलेस स्टेटलेस सोसाइटी, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, लोग डिसाइड करें, कोई रूलिंग उन पे और कोई नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसके फॉलोअर हैं आर.पी. दत्त और ए.आर. देसाई। आर.पी. दत्त वो है जिसने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके लिखी थी। उसके बाद आती है सबलेटरल अप्रोच। सबलेटरल अप्रोच ये कहती है कि जो कॉमन मासेस है वो किसी काम का नहीं है, उनको इग्नोर करते हैं और सिर्फ एलिसिट कास्ट जो है क्लास जो है उसी को फॉलो करते हैं, मतलब टॉप क्लास वाले लोग। फिर कॉमनलिस्टिक अप्रोच होती है। कॉमनलिज्म मीन्स जहाँ रिलीजन वाइज वाली बात आ जाए तो कम्युनिस्ट अप्रोच वो वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम इनके बीच में भिड़वाना और ये सब। फिर कैम्ब्रिज स्कूल ये कहते हैं कि जो भी फ्रीडम फाइटर्स ये लड़ते हैं नेता ये वो, इनका कुछ ना कुछ पर्सनल ग्रीड या कुछ ना कुछ इनका लालच होता है नेशनलिज्म को आगे ले जाने में, इसलिए ये कार्य करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं लिबरल और न्यू लिबरल वाले, वो होते हैं जो पीपल को पावर देना चाहते हैं और इकोनॉमिक एक्सप्लोर कैसे कर रही हैं कॉलोनीज उसको दर्शाते हैं। फिर होते हैं फेमिनिस्ट अप्रोच वाले लोग। फेमिनिस्ट अप्रोच वाले वो लोग होते हैं जो फीमेल्स की कैसी लाइफ कंडीशन थी, उनकी क्या दशा थी, उसको दर्शाते हैं। उसके बाद आती है हमारी कैसे कैसे यहाँ पर कब्जा होता है। सबसे पहले कब्जा किया पोर्टुगीज ने, फिर कब्जा किया हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने, फिर डच ने, फिर डांस ने और लास्ट में फ्रेंच ने। तो पोर्टुगीज कब आए? 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा आए। तो वो कहाँ आए? पहली फैक्ट्री कोचीन, कैनोर और कैलिकट। कोचीन, कैनोर और कैलिकट 1499 से इनका चालू हो गया था ना। सबसे पहला जो आया था इनका एल्माइडा, फिर एल्बरक्यू। एल्माइडा जो आया था उसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। फिर एल्फोंसो एल्बरक्यू आया जिसने गोवा को ले लिया था बीजापुर जो है वहाँ के राजा से, कृष्णदेव उनसे 1510 में। फिर जो कैपिटल थी वो गोवा की तरफ शिफ्ट कर दी थी। फिर बहादुर जो था उन मुस्लिम का राजा, मुगल का राजा, उसको भी दीव में मारा गया था वो लेटर ऑन। फिर पोर्टुगीज का फॉल होने लगा था। फिर उसके बाद आए थे हमारे यहाँ पे डच वाले एरिया वाले लोग। जैसे अगर हम स्टार्टिंग से डिस्कस करें कि आए ही क्यों ये, क्योंकि बहुत वास्ट एम्पायर था इंडिया का, इन्वेजन्स बहुत हो रही थी बाहर की। यूरोपियंस जो है न्यू सी रूट ढूंढ रहे थे, धीरे धीरे जब उन्होंने सी रूट खोज रहे थे तो उस टाइम पे सबसे पहले वास्को डी गामा ने इंडिया की भी खोज की थी। फिर उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करते हैं पोर्टुगीज में वास्को डी गामा आए 1498 में। फिर उसके बाद पहली फैक्ट्री कोचीन, कैनोर, कैलिकट। कोचीन, कैनोर, कैलिकट। फिर उसके बाद एल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी, एल्बरक्यू गोवा लिया पहले सबसे पहले 1510 में। फिर नीनो दी कुन्हा जो तीसरा आया था उसने कोचीन से गोवा कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। और बहादुर शाह भी दीव में उनकी डेथ हो गई थी। फिर लेटर ऑन इनकी डायनेस्टी गिर गई पोर्टुगीज की। क्यों गिरी? क्योंकि मिशनरीज एक्टिविटीज में ज़्यादा बिलीव करते थे, पायरेसी, करप्शन, ग्रीड के इशू की वजह से, और जिसके कॉम्पिटिटर्स थे और यूरोपियन डच डेंस वो भी आने लगे थे इस वजह से। फिर डच आए। डच का ज़्यादा इंटरेस्ट इंडिया में था नहीं, नीदरलैंड से आए थे और इनका इंटरेस्ट ज़्यादातर इंडोनेशिया में थे। इनकी फैक्ट्री ईस्टर्न साइड लगी थी पहले, मसूलीपट्टनम में, फिर पुलिकेट में। फिर ये धीरे धीरे वेस्टर्न साइड भी जाने लगे थे, सूरत में भी इनकी फैक्ट्री थी 1616 में। फिर डिमलीपट्टनम, कराईकाल, चिंसूर्या, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, कोचीन, इधर इधर इनकी फैक्ट्रीज थी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनीज की बात करें तो क्वीन विक्टोरिया से, क्वीन एलिजाबेथ से ये 1600 में चार्टर लेकर आए थे, मतलब परमिशन लेकर आए थे। सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस की बात आती है। फिर कैप्टन हॉकिंस के बाद थॉमस बेस्ट आए थे। फिर थॉमस रॉय आए थे। थॉमस रॉय को जहांगीर ने परमिट भी दिया था लिखकर कि तुम खोल लो फैक्ट्री, और पहली फैक्ट्री इन्होंने कहा खोली सूरत में। फिर उसके बाद बॉम्बे चार्ल्स ने जो डोरी में मिला था पोर्टुगीज से वो बॉम्बे इन्होंने 1665 में इसको दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर उसके बाद सबसे पहले ये फिर नीचे मद्रास की तरफ गए, वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था मसूलीपट्टनम, फिर लेटर ऑन जिसमें रिप्लेस कर दिया था। फिर कलकत्ता की तरफ बढ़े तो वहाँ पे किसके राइट्स मिले थे? सूतानती, गोविंदापुर और कलिकटा की, जिसको इन तीनों को रिप्लेस करके इनको फोर्टिफाई करके उन्होंने फोर्ट विलियम्स बनाया 1700 में। और इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी हुई थी क्योंकि सऊजा सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम्स को कब्जाने की कोशिश की थी और वहाँ पे ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी 1757 में प्लासी के युद्ध में। फिर उसके बाद इनको फारूक सियार से 1717 में फरमान मिल गया था कि कहीं पे भी खोलो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगे वो करो। और ईस्ट इंडिया कंपनी कोई एक ही कंपनी नहीं थी, इसकी और भी जो कंपनीज थी यूरोप की वो भी इसकी कॉम्पिटिंग में कई बार इंडिया में आई, पर फिर इसी में मर्ज होती चली गई। जैसे कोटीन एसोसिएशन आई पर 1657 में मर्ज हो गई इन्हीं के साथ। 1698 में फिर एक और राइवलरी कंपनी आई, फिर वो लेटर ऑन अगेन मर्ज हो गई इन्हीं के साथ। लास्ट में जो टिकी थी दैट वाज द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड जो थी वही टिकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और लेटर ऑन फिर उसको 1833 ये आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली एंड कर दी थी। फाइनली 1858 का जो लॉ आया था उसमें तो कंप्लीटली वैनिश करके डायरेक्ट क्राउन रूल चालू हो गया था। और जो फ्रेंच वाले थे वो 1664 में आए थे, और जब ये 1664 में आए थे फ्रेंच वाले तो सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने पौंडीचेरी में, यही एक थे जो गवर्नमेंट सीधा आई थी, बाकियों में कंपनीज आई थी और ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ही आई थी उनकी। तो लुइस थे और डुप्लेक्स बहुत फेमस है, उनकी पॉलिसीज बहुत लोगों ने सीखी कैसे कैसे काम करते हैं ये वो। उनकी पहली फैक्ट्री पौंडीचेरी में लगी, फिर मसूलीपट्टनम में ये सेटल हुए। और बैटल ऑफ वेंडिवॉश हुई थी 1759 में, 1759 में बैटल ऑफ बेदारा हुई थी डच को भगाने के लिए। बैटल ऑफ वेंडिवॉश हुई थी 1760 में फ्रेंच को भगाने के लिए। फ्रेंच के साथ और भी युद्ध चल रहे थे, एंग्लो फ्रेंच वॉर। तो पहला एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ था 1740 से 48 तक, दूसरा फ्रेंच वॉर हुआ था 1749 से 54 तक, और थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ था 1758 से 63। तो पहला हुआ 40 में, दूसरा
1859 में और तीसरा हुआ 1758 में, तो 10-10 साल का गैप है। तो पहली जो वॉर थी उसमें ट्रीटी साइन हुई एक्स-ला-चैप्ली, दूसरी में पौंडीचेरी और तीसरी में पेरिस, और वेंडी वॉश भी हुई थी 1759 में, भगा दिया था उसमें तो इन्होंने। क्यों हारे फ्रेंच वाले? क्योंकि मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, पॉलिसीज इतनी मैनेज नहीं थी और ये सब। फिर उसके बाद बात आती है पानीपत में क्यों ज़्यादा युद्ध हुए, क्योंकि वहाँ पे जो टेरिटरी थी वो ज़्यादा फ्लैट थी, वहाँ पर आसानी से युद्ध के जो हथियार थे वो ला सकते थे, वहाँ पे बारिश कम होती थी, फ्लैट ग्राउंड था, वहाँ पे ज़्यादातर जो वहाँ के आर्टिशन वगैरह थे वो बहुत महारथी थे ये बनाने में हथियार। उसके बाद बात आती है स्टेट्स कैसे कैसे बन रही थी, क्योंकि मुगल पावर औरंगजेब के बाद जो बाद के मुगल से बहुत वीक पड़ते जा रहे थे, तो वीक सक्सेसर थे, औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी सब पछता चुके थे, परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने अपने एक नए स्टेट्स इंडिपेंडेंट ये सब बनाने लगे। तो क्या बनने लगी थी? सक्सेसर स्टेट्स बनने लगी थी, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने लगी थी और न्यू स्टेट्स भी इमर्ज हो रही थी। सक्सेसर स्टेट्स जैसे कि सबसे पहली हैदराबाद किसने बनाई? निजाम उल मुल्क ने 1724 में। फिर बंगाल बनाई मुर्शिद कुली खान, फॉलोड बाय अलीवर्दी खान। देन सिराजुद्दौला जो बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध लड़ेगा, जो लेटर ऑन जब फोर्ट विलियम 1700 में वो बना देंगे उसको पे कब्जा करेगा, ब्लैक होल ट्रेजेडी होगी। फिर जफर बनाया, क्योंकि प्लासी में वो हार गए तो जफर को गद्दी दे दी। फिर जफर भी दगबाजी करने लगे तो कासिम को गद्दी दे दी। फिर कासिम जो है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ेगा, किसके साथ मिलकर? सौजा-उद-दौला ऑफ अवध एंड शाह आलम ऑफ मुगल। तो इनको हरा देंगे ब्रिटिशर्स का रॉबर्ट क्लाइव, और जब हरा देगा तो दीवानी राइट्स ले लेगा वो बंगाल, उड़ीसा, और बंगाल कहाँ? बंगाल को बचाने गए थे और भी लुटाए। उसके बाद जफर, वापस से वो जफर को ही गद्दी दे देंगे। तो ये सारी स्टोरी थी बंगाल के बारे में। फिर अवध जो है 1722 में कौन बनाता है? सादत खान बनाता है, लेकिन लेटर ऑन जब बक्सर के युद्ध में लड़ने जाते हैं कासिम के साथ, हार आता है अवध भी खुद को। और इंडिपेंडेंट स्टेट्स कौन से बने थे? मैसूर बाय हैदर अली, फॉलोड बाय टीपू सुल्तान, केरला बाय किंग मर्तंडा वर्मा, और राजपूत स्टेट्स बनी थी जैसे कि राजा सवाई सिंह ने बनाई थी। फिर लेटर ऑन राजा सवाई सिंह का नाम उसमें भी आता है पिंक सिटी बनाने में। न्यू स्टेट्स कौन सी बनी थी? जैसे मराठा, पेशवाज वगैरह, बाजीराव, ये सब। सिख, जाट, अफगान सी बने थे। और इस टाइम पे जो हमारा एग्रीकल्चर था वो बहुत बुरा था, स्टैग्नेंट था, बैकवर्ड था, ट्रेड इंडस्ट्री को बूस्टअप नहीं करते थे, आर्टिशियन हैंडीक्राफ्ट इनको बूस्टअप नहीं करते थे। और क्या क्या हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करके लेके जा सकते थे? क्वेश्चन आ जाए तो इंडिगो, सॉल्ट, पेपर, ओपियम, राइस, व्हीट, शुगर, पेपर, स्पाइसेस, स्टोन्स और ड्रग भी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे। और इम्पोर्ट क्या होता था? इम्पोर्ट होता था जैसे कि गोल्ड है, क्लोथ्स हो गए, कॉपर, आयरन, लीड, पर्ल्स, डेट्स, मतलब सारे प्रकार के ड्राइड फ्रूट्स वगैरह। और टी कॉफी भी, ये इंपॉर्टेंट है, टी कॉफी भी वहाँ से इंपोर्ट लेते थे हम। और कॉपर, आयरन वगैरह ये हम इंपोर्ट करते थे वहाँ से। एजुकेशन इतनी अच्छी थी नहीं, एलिमेंट्री एजुकेशन चलती थी, जैसे पाठशाला थे, मदरासा थे मुसलमानों के, मकताब्स थे, चटूपाथीज और टॉल्स थे। और सोसाइटी में वर्ना सिस्टम था, कास्ट सिस्टम, मुस्लिम हिंदू लड़ते रहते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो बाबा इमामदारा ये किसने बनाया था? असफ-उद-दौला ने। उसके बाद सवाई जयसिंह राजा जो राजपूत था उसने वो पिंक सिटी बनाई थी जयपुर वाली। पेंटिंग स्कूल भी थे, कांगड़ा, राजपूताना, और पोइट्री के लिए मिर्जा गालिब, ये सब थे। अमीर खुसरो खलजी टाइम पे आता है। रीजनल लैंग्वेजेस को भी महत्व दिया जाता था। फिर इस टाइम के बाद फिर युद्ध चालू हो जाएंगे अब, क्योंकि ब्रिटिशर जो हैं वो कब्जा नहीं सोचेंगे, ये भी कब्जा ले वो भी कब्जा ले। फिर युद्ध हुआ, सबसे पहले हमने वो डिस्कस किया, प्लासी का हुआ, बक्सर का हुआ, वो दोनों डिस्कस हैं। उसके बाद जब वो हार गए थे बक्सर वाले युद्ध में तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी साइन हुई थी 1765 में, जिसमें दीवानी राइट्स दिए थे शाह आलम ने। उसके बाद मैसूर को, वो नीचे जाएंगे, बंगाल कब्जा लिया, अवध कब्जा लिया, दे आर नाउ कैप्चरिंग द मैसूर एरिया। तो मैसूर को कब्जाने के लिए कब गए वो? 1767 में। पहला युद्ध हुआ 1767 से 69, दूसरा युद्ध हुआ 1780 से 84, तीसरा हुआ 90 से 92 और चौथा हुआ 1799। और मैसूर को रूल कौन कर रहा था? हैदर अली दूसरे में मर गया था, दूसरा युद्ध लड़ते लड़ते, और टीपू सुल्तान उसका बेटा चौथे में मर गया था। टीपू सुल्तान हैदर अली बहुत ब्रेवरी के लिए फेमस थे, ट्री ऑफ लिबर्टी, जैकोबियन क्लब, नेपोलियन को लेटर लिखना, ये सब कहानी थी उनकी। जो पहला वॉर हुआ था मैसूर का वॉर 1767 से 69 में, उसमें ट्रीटी साइन हुई थी मद्रास की। जो दूसरा हुआ था 80 से 84, उसमें साइन हुई थी मैंगलोर की ट्रीटी। तीसरा जो युद्ध हुआ था 90 से 92, उसमें श्रीरंगपट्टनम की, और टीपू के बच्चे भी हॉस्टेज में ले गए थे। तो 1799 में तो पूरा मैसूर ही अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद मराठा की बारी आई। मराठा से पहले इन्होंने निजाम के साथ वो करके समझौता मैसूर को हरवा दिया। अब जब उसको हरवा दिया, कब्जा लिया, फिर देन दे कैप्चर्ड मराठा ऑल्सो, मतलब दगबाजी की, टोटल धोखा। तो मराठा के साथ सबसे पहला युद्ध, वो पहले ही ऑलरेडी थर्ड पानीपत का वॉर हार के आया था मराठा। 1761 में अब्दाली और मराठा की लड़ाई हुई थी, तो ब्रिटिशर्स को पावर आ गई थी कि हार सकते हैं, तो ये इनको हराना चालू करा 1775 में। पहला युद्ध हुआ उनका 1775 में, दूसरा हुआ 1803 में, तीसरा हुआ 1817 से 19 में। जो पहला युद्ध हुआ 1775 में, वो उसमें 3 ट्रीटी साइन हुई अलग अलग टाइम पे, पहले सूरत की, फिर पुरंदर की, और फिर सालबाई की। फिर जो सेकंड युद्ध हुआ 1803 से 5 वाले में, उसमें बेसिन की ट्रीटी साइन हुई। और जो तीसरा युद्ध हुआ 1817 से 19, उसमें पूना वाली ट्रीटी साइन हुई। अब हमने क्या क्या कब्जा लिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल कब्जा लिया, अवध कब्जा लिया, देन दे कैप्चर्ड द मैसूर, देन द मराठास। नाउ अब उन्हें फियर आने लगा था ऊपर वाली साइड से, क्योंकि रशिया वगैरह इन्वेड ऊपर से घुसना चालू हो गए थे। तो उससे वो पहले ही दे आर वर्किंग ऑन बर्मा साइड और नेपाल साइड, बट फिर उन्होंने देखा रशिया से वो आ रहा है, तो देन दे वेंट टुवर्ड्स सिंध। तो सिंध को प्रोटेक्ट करने से पहले, उससे भी पहले आता अफगान। तो पहले अफगान को प्रोटेक्ट किया कौन से ईयर में? 1839 में। देन सिंध, उसके बाद सिंध को 1843 में, देन पंजाब में गए 1845 में और 1848 में। कौन से ईयर? पहले 1839 में अफगान में,
फर्स्ट, फिर सेकंड अफगान में 1870 में, फिर सिंध में 1843 में पूरा अनेक्स कर लिया, पहले कहा कि हम तुम्हें बचाएंगे ये वो, फिर बाद में अनेक्स ही कब्जा लिया। और पंजाब के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ 1845 में, लाहौर, टीटी और अमृतसर, फिर 1848 में और फिर पंजाब ही कब्जा लिया पूरा। और फिर जब इधर से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सेफगार्ड हो गया, अफगान, सिंध और पंजाब, अफगान 1839, 1843 में सिंध और पंजाब 1845 में, देन दे वेंट टुवर्ड्स द बर्मा। तो बर्मा की साइड हो गया हमारा ईस्टर्न साइड, उसको क्यों प्रोटेक्ट करना था, उधर से जापान वापान वाले आ सकते थे, तो बर्मा को प्रोटेक्ट करने को कौन सी ईयर में गए, 1824 फर्स्ट, सेकंड 1852, थर्ड 1885, 1884, 1852 और 1885। और फिर नेपाल को स्टार्टिंग में ही सेफ गार्ड कर लिया था 1816 में ट्रीटी ऑफ सगुनी से। और जब इन सबको समझा लिया, सिंध को, अफगान को, पंजाब को, बर्मा, नेपाल, देन तिब्बत 1904 में ट्रीटी ऑफ लाहसा, उसको प्रोटेक्शन दी, भैया हमारे साथ समझौता कर लो, हम तुम बचाएंगे ये वो। और ये जब सारी बातें हो रही थी अफगान के साथ, अफगान के टाइम पे लीडर था ऑकलैंड, फर्स्ट वो 1839 के टाइम पे, और 1870 के टाइम पे सेकेंड वॉर के दौरान लिटन की पॉलिसी चल रही थी और ट्रीटी ऑफ डेंडमक भी साइन हुई थी, और डुरांड लाइन लैंड डाउन के टाइम पे 1893 में हुई थी। अब इसके बाद बात आती है सिविल। नाउ अबाउट द रिवोल्ट्स जो हुए, तो पहले सिविल रिवोल्ट हुए जो बंगाल में हुए, उनके नाम क्या, सन्यासी, मिदनापुर, ये बंगाल में हुए। उसके बाद असम में मोमरिस, कर्नाटक में बेदनूर, गंजाम गुमसर हुई उड़ीसा में, पलमाऊ हुई झारखंड में और पॉलीगार्ड्स हुए तमिलनाडु में। अब इनके एक एक लीडर, सन्यासी बंगाल में हुई मंजू शाह, देवी चंदुरानी, मूसा शाह, मिदनापुर और दालदम ये भी बंगाल में हुई, दामोदर सिंह जगन्नाथ ढाल, और मोमारिस असम की तरफ। उसके बाद बेदनूर कर्नाटक में दुलिया बाग ने करवाई थी। उसके बाद गंजाम गुमसुर, इसका था श्रीकन भांज, दरिया भांज, दूरा बिसाई है। पलामू झारखंड की थी। पॉलीगर्स रिवोल्ट तमिलनाडु में था, इसमें फेमस नाम है कट्टा बोमन नायकन। तो ये थे सिविल के। और सिविल के इसके अलावा कौन थे, देवू, दीवान बेलूथम्पी त्रावणकोर के एरिया में, बुंदेलखंड में भी विरोध हुआ था। पराला किमेड उड़ीसा में, एक और था उड़ीसा में गंजाम गुमसुर, और ये भी उड़ीसा में परकाल लिमेड। और कच्छ जो गुजरात वाला एरिया है वहाँ कौन था, राव भारमल। और जो एक और कूका वाली है पंजाब में, उसका कौन लीडर था, उसका लीडर था भगत जवाहरमल। तो कूका वाली का लीडर था भगत जवाहरमल और कच्छ वाली का लीडर था राव भारमल। भगत जवाहरमल कूका का और राव भारमल कच्छ का। कच्छ गुजरात में और कूका पंजाब में। इसके अलावा वहाबी हुई थी, वहाबी सर अहमद ने करवाई थी बरेली में। और अहोम असम में हुई थी। वागेरा गुजरात में हुई थी। पाइका उड़ीसा में हुई थी, किसने करवाई थी, जगबंधु ने। उड़ीसा में कौन सी पड़ी, पर कैमिलेड, गंजम गुमसर और वगैरह। गंजम गुमसर भांज ने करवाई थी, और परकमलेड नारायण रियो ने करवाई थी, और पाइका रिबेलियन जगबंधु ने करवाई थी उड़ीसा को। अब उसके बाद पीजेंट मूवमेंट कौन सी हुई थी, ज्यादातर बंगाल में हुई थी। नरकलबेरिया बाई टीटू मीर, पागलपंथी बाई करम शाह, फरेजी रिवोल्ट बाई शरीयत अल्लाह, और मोपला केरला में हुई थी, मालाबार रीजन में। और फिर आती हैं ट्राइबल मूवमेंट्स। प्रेजेंट में 3-4 थी बस, नरकलबेरिया, पागलपंथी, फरेजी और मोपला। अब ट्राइबल मूवमेंट्स में कौन सी आती है, पहाड़िया रिबेलियन, तो पहाड़िया राजमहल हिल्स में, चुहार ये बंगाल वाले एरिया में शाह गंजम ने करवाई थी। फिर झारखंड में 3 हुई थी, हो कौल मुंडा। हो कौल जो है वो दोनों बुड्ढू भगत ने करवाई थी, और मुंडा बिरसा मुंडा ने करवाई थी। बिरसा मुंडा को उल्गार भी कहते हैं। संथाल बिहार में हुई थी, तो बिहार में सिद्धू और कन्हू ने करवाई थी। खोंड तमिलनाडु में हुई थी, चक्रा बिसोई ने करवाई थी। और जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है वहाँ पर हुई थी रमोसी, कोली वहाँ हुई थी। और कोया हुई थी आंध्र प्रदेश में बाय तोमा सोरा। और सिंगपोस असम में, एक और असम में हुई थी मोमरिस, और एक सिंगपोस निरांग फीडू ने करवाई थी। और खासी मेघालय में हुई थी, तीरथ सिंह ने करवाई थी। भील जो है ये मध्य प्रदेश वाले एरिया में, खानदेश यहाँ पर हुई थी। उसके बाद आती है 1857 का रिवोल्ट। अब 1857 का रिवोल्ट अगर दिल्ली से चालू हुई तो दिल्ली से था बहादुर, मुगल वाला राजा था, और बकत खान था। उसके बाद कानपुर से नाना साहिब था, लखनऊ से बेगम हजरत थी, बरेली से खान बहादुर था, फिर बिहार से कुंवर सिंह, फिर फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला था, फिर नीचे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे था, और बागपत से शामिल। रिपीट करेंगे, दिल्ली से बहादुर था, फिर बकत खान था, कानपुर से नाना साहिब, लखनऊ से बेगम थी, और बरेली से खान बहादुर था, बिहार से कुंवर सिंह था, और फैजाबाद से मौलवी था एक, झांसी से रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, और बागवत से शामिल था। अब इनको दबाया किसने, तो दिल्ली में विलोबी, निकोलसन, हडसन इन्होंने दबाया बकत खान को। नाना साहिब को ह्यूज विलर ने मारा, ऐसे ही झांसी रानी लक्ष्मीबाई को ह्यूज रोस ने, और बेगम को किसने दबाया, हेनरी लॉरेंस, हेनरी हैवलॉक आउटरन ने। अब इनके फेलियर्स क्यों भाई हारे, तो ये इसलिए हारे क्योंकि इनके पास लीडरशिप नहीं थी, इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, बहुत कम लोगों ने इनका सपोर्ट किया था, आइडियोलॉजी क्लैश हो गई थी, हमारे जमींदार थे वो दूसरे में जाकर मिल गए थे। अब कुछ लोगों ने इन पे कमेंट भी किया। आरसी मजूमदार वही जो नेशनल स्कूल से बिलीव करता है, और एसएन सेन, उन्होंने कहा था ना ही ये ऑर्गेनाइज रिवोल्ट था, ना ही ये नेशनल था, नाइदर नेशनल नाइदर फर्स्ट।
वी.टी. सावरकर ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किताब में कहा था ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। इसके अलावा लॉरेंस, ये ब्रिटिशर्स वालों ने तो कहा था सिपोही म्यूटिनी है खाली ये को। अब इसके बाद अगर हम और कंपनी की बात करें तो फिर इससे पहले तो जनरल ही बनता था, जी बनता था, गवर्नर जनरल, क्योंकि जो उसकी पॉलिसी थी वेलेस्ली की जो पॉलिसीज़ थी दैट वाज रिगार्डिंग द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। फिर उसके बाद हमारा जी का कंसेप्ट चालू हो गया था गवर्नर जनरल का। सबसे पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट और उसमें जी कौन था, वैरेन हेस्टिंग। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ओनली फॉर द बंगाल, और उसकी स्मॉल टेरिटरी होंगी मद्रास में और दूसरे एरिया में, बॉम्बे एरिया में। फिर उसके बाद नेक्स्ट जी बना था गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। तो वैरेन हेस्टिंग की पॉलिसी रिंग फेंस की और जुडिशियल प्लान लेकर आया था, वो सुप्रीम कोर्ट बनी थी ये सब। फिर कॉर्नवालिस आया, कॉर्नवालिस की पॉलिसी थी परमानेंट सेटलमेंट की, और ग्रोथवारी सिस्टम साउथ में और महालवारी सिस्टम नॉर्दर्न एरिया में, बीच वाले हिस्से में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। फिर वेलेस्ली आया, वेलेस्ली की जो पॉलिसीज थी दैट वाज रिलेटेड टू द सब्सिडरी अलायंस। और सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले कहाँ लगाया था उन्होंने, हैदराबाद में। फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा और सिंधिया, भरतपुर, इनमें सबसे पहले हैदराबाद में, फिर मैसूर में। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो कहाँ लगा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा था सबसे पहले सतारा में, फॉलोड बाय संबलपुर, भगत, उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के टाइम पे आया था। और इसके अलावा फिर पहले तो गवर्नर जनरल होता था, लेकिन फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनाया था, सबसे पहले विलियम बेंटिक बनाया था। फिर उसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वाइस रॉय बना था। 1858 के बाद वाइस रॉय, सेक्रेटरी का कंसेप्ट आ गया था। सेक्रेटरी को 15 लोग चेयर करेंगे, हेल्प करेंगे, उसको असिस्ट करने के लिए, ये सब आ गया था। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे 1861 में, सबसे पहले इंडियंस को पावर दे दी गई थी, ऑर्डिनेंस की पावर आ गई थी, पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया था। फिर 1891 में इलेक्शन वाली चीज़ आ गई थी, बजट आ गया था, और लेजिस्लेटिव काउंसिल की और सीट्स बढ़ा दी थी इंडियंस की नॉमिनेटेड वाली। फिर उसके बाद 1891 के बाद 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म आए, तो सेपरेट इलेक्टोरेट दे दी थी मुस्लिम्स को, और इसके साथ साथ वो भी इंक्रीज कर दिया था लेजिस्लेटिव और सीट। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला इंडियन भर्ती करा था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। और इसके अलावा फिर इसके बीच में ही इंडिगो रिवॉल्ट भी हुआ था 1859 में, जब 1858 में जो रिवॉल्ट खत्म हो गया था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो 1859 में इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था। दीन बंधु का नाम आता है उसमें, इंडिगो से रिलेटेड उस किताब में लिखा था उसने। फिर 1860 में जो है और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई थी, लॉर्ड कैनिंग ने काफ़ी चीज़ें कर दी थी, इंडियन पैनल कोड बना दिया था, 3 यूनिवर्सिटी खोल दी थी, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में, सेंसस कैलकुलेट करने लगे थे। और 1861 में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया बना दिया था, जिसका पहला हेड अलेक्जेंडर कुनिंगम था। फिर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना दी थी। मेन बात ये है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चालू कर दी थी कि अगर हिंदू मुस्लिम सबको कंट्रोल करना है तो इनको आपस में भिड़वा दो, ये भी हो सकता है। देन उसके बाद सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चालू हुई। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे कि सबसे पहले आत्मीय सभा बनी थी 1814 में। फिर 1820s के अराउंड से राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज चालू की, इसको कंटिन्यू किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने, उसने तत्वबोधिनी सभा भी बना दी। देन केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना दी। देन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के 2 डिवीजन हुए, आदि ब्रह्मो समाज दैट वाज कंट्रोल्ड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर, और साधारण ब्रह्मो समाज वाज कंटिन्यूड बाय आनंद घोष, उमेश चंद्रा और शिव चंद्रा के द्वारा। फिर यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी डी जेनेरियो ने चालू की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने री मैरिज के अगेंस्ट और बेथुन स्कूल्स गर्ल्स के लिए खोले, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने थे। और जो डेविड हैरे का नाम आता है उसने हिंदी कॉलेज में पढ़ाता था। फिर उसके बाद वेदांता कॉलेज में 1825 में पढ़ाता था। इसके अलावा और जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है जैसे कि जम्बेडकर, बाल शास्त्री जम्बेडकर, उसने दर्पण, दिगर्शन, नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी और लाइब्रेरी ये सब खोली थी। परमहंसा मंडली बनाई थी बाय पांडुरंग महजी, और प्रार्थना समाज बनाई थी आत्माराम पांडुरंग ने। और ज्योतिबा फुले जो थे वो सत्य शोधक समाज के फाउंडर थे, ट्रूथ सीकर सोसाइटी भी से कहते हैं, और लोकहितवादी कहते हैं गोपाल हरि देशमुख को। और उसने और जो किताब लिखी थी उसका नाम था प्रभाकर और हितेशु। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोखले ने बनाई थी, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी लाजपत राय ने बनाई थी। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी ने बनाई थी। उसके बाद साउथ में जो मूवमेंट चल रही थी वहाँ पर कौन सी बनी थी ज़्यादातर, जस्टिस वगैरह, इनको नीचे जात को ये सब उनके लिए बनी थी ज़्यादातर, जैसे कि श्री नारायण धर्मा परिपलना, ये केरला में इन्होंने बनाई। वोका लीगा ने मैसूर में एंटी ब्राह्मण्स बनाई। जस्टिन मूवमेंट चलाई थी CN मुरलीधर, TM नायर और त्यागराजा ने। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1920 में EV रामास्वामी नायकर ने चलाई थी। और टेम्पल एंट्री मूवमेंट गुरु श्री नारायण गुरु के हसन माधवाना इन्होंने चलाई थी। फिर उसके अलावा विवेकानंद जो है, इनका पहले नाम था नारायण दत्ता, और इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण मूवमेंट को एक्सटेंड किया था। चिकागो में 1893 में इन्होंने एक बड़ी फेमस स्पीच दी थी। और जो आर्य समाज है उसको कंटिन्यू किया था दयानंद सरस्वती ने, जिनका पहले नाम मूला शंकर था, गो बैक टू वेदास, वो विवेकानंद का था। फिर थियोसफिकल मूवमेंट मैडम ऑकले और अलॉट इन्होंने बनाई थी, लेटर ऑन एनी बेसेंट ने भी इसको ज्वाइन किया था। मुस्लिम की जो मूवमेंट चली थी वो थी वहाबी मूवमेंट, जो शाह वलीउल्लाह ने चालू की थी, और सैयद अहमद ने भी एक पहले की थी कुछ वहाबी थी। उसके बाद अहमदिया मूवमेंट 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने चालू की थी, और सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1879-5 में जो बन गई थी उससे पहले उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट उसका नाम था। और 1866 में दियोबंद मूवमेंट बाय दारुल उलूम
पारसी के लिए नरोजी, के आर कामा और एस बंगाली, जिसका लेबर में भी नाम आता है, रहूमाई मजध्यन सभा बनाई थी। और सिख में 1873 में सिंह सभा मूवमेंट और 1921 में काली मूवमेंट बनी थी। इसके अलावा छोटी छोटी और थी। 1908 में सेवा सदन बाय बहराम जी मलबारी और दीवान, और 1887 में देव समाज बाय शिव नारायण अग्निहोत्री, 1830 में धर्मा समाज बाय राधा कांत देव। ये सारी थी सोशल मूवमेंट्स। अब इसके बाद हमारी यहाँ से वो बनने लगी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले, उससे पहले भी छोटी छोटी सभाएं बनी थी, जैसे कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, वो किसने बनाई थी? जॉर्ज थॉमसन ने। और द्वारकानाथ टैगोर ने भी एक लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई थी बाय द्वारकानाथ टैगोर। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन। फिर उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाई थी 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन नरोजी ने लंदन में बनाई थी। फिर 1870 में पूर्णा सार्वजनिक सभा, जिन्हें हिंद मजदूर सभा लेटर ऑन इन्होंने उसमें भी कुछ काम किया था, ये बनाई थी चिपळूणकर, रानाडे, तिलक और गणेश ने। फिर इंडिया लीग बनी थी, ये भी बाहर ही बनी थी, श्याम वर्मा ने बनाई थी इंडियन लीग लंदन में। और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता बनाई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद घोष ने। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता ने। फिर मद्रास महाजन सभा 1884 में रामास्वामी मुदलार और आनंद चालू ने बनाई थी। रिपीट। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता एसोसिएशन तो ये बनाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन नाम आ जाए तो नरोजी ने। इसके अलावा बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आ जाए, सोसाइटी आ जाए तो जॉर्ज थॉमसन ने। और पूना सार्वजनिक सभा, इंपॉर्टेंट यही है, पूना सार्वजनिक सभा 1870 बाय चिपळूणकर, रानडे, तिलक, गणेश। और मद्रास महाजन समाज तो ये मुदलायर और आनंद चालू। पहला ईसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसको नंबर मिला था? सिन्हा को, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। और फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर इंडियन बना था सत्येंद्र नाथ टैगोर, तो आईसीएस ऑफिसर टैगोर बना था। और पहला एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर सिन्हा बना था एग्जीक्यूटिव। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? ए ह्यूम ने बनवाई, लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे लीडर था। लाला लाजपत राय ने कहा सेफ्टी वेल्थ थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। आरपी दत्त ने कहा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जो मार्क्सिस्ट को फॉलो करते थे। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी जीके गोखले ने कहा, जो गांधी का गुरु था। और कौन? फिर इसमें वो थे डिवीजन मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट्स। मॉडरेट्स में थे नरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन और जीके गोखले। इसके अलावा एक्सट्रीमिस्ट भी थे। मॉडरेट्स हमेशा प्रेयर, पेटिशंस ये सब में बिलीव करते थे, हाथ जोड़ के खड़े रहो, ब्रिटिशर जो दे दे ले लो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ऐसे बिल्कुल नहीं थे। एक्सट्रीमिस्ट में कौन से थे? लाल बाल पाल। और इससे पहले की स्टोरी, लाल बाल पाल कब से फेमस होने लगी थी? जब 1905 में कर्जन ने विभाजन कर दिया था बंगाल का। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ तो स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट चलने लगी थी। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट 1905 से प्रचलित हो गई थी। और फिर उसके बाद इसको सपोर्ट किसने किया था? एंटी पार्टीशन मूवमेंट को सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा, कृष्ण चंद्रा राय, इन्होंने फॉलो किया था। और इस मूवमेंट में एक्सट्रीमिस्ट के भी पर्सन थे, जैसे कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, तिलक, पिलाई, बाबू गेहूं, ये थे। इन्होंने क्या किया? बॉयकॉट कर दो उनके सामानों को, फॉरेन क्लोथ्स को, और या पब्लिक मीटिंग्स को, समिटीज़ को, और खुद सेल्फ रिलायंट बनो, खुद के सामान बनाओ, डोमेस्टिक उनको प्रमोट करो, ये सारी चीज़ें। और इस टाइम पे जो कर्जन था उसने विभाजन के साथ साथ और क्या किया? कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट चलाया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट चलाया 1904 में, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया 1904 में, पार्टीशन कर दिया फाइनली 1905 में। पहले कॉर्पोरेशन बनाई, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट और पार्टीशन। इसमें स्वदेशी और बॉयकॉट में मास पार्टिसिपेशन देखा गया, नॉट ओनली बाय द स्टूडेंट्स, बाय द वुमेन्स, बाय द जमींदारीज, मिडिल मैंस, मिडिल क्लासेस, ये सब। लेकिन मुस्लिम जनरली बाहर ही रहे थे, बहुत फ्यू ने ही सपोर्ट किया था, बहुत फ्यू मुस्लिम थे पर। तो अब इसके बाद से फिर हमारी मुस्लिम लीग बन गई थी। 1906 में पहली मुस्लिम लीग बन गई थी बाय आगा खान। मुस्लिम लीग जो है, नहीं, मुस्लिम लीग बनी थी नवाब समीउल्लाह से। और आगा खान तो मिनटों से भी मांगने गया था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो 1906 में, और फिर 1909 के एक्ट में दे दिए थे। उसके बाद यहाँ से स्प्लिट होने लगा था एक्सट्रीमिस्ट उनके बीच में 1906 से ही, क्योंकि सही से बॉयकॉट और ये सब कर नहीं रहे थे मॉडरेट वाले। तो 1906 में नरोजी की रिस्पेक्ट करते हुए कुछ नहीं कहा। 1907 में सूरत में स्प्लिट हो गया, राजबिहारी बोस उसके लीडर थे। और फिर 1916 में एसी मजूमदार लीडर थे। लखनऊ पैक्ट से समझौता हो गया, जिन्ना जो है एम्बेसडर, आर्किटेक्चर ऑफ द पैक्ट, ये सब माना जाता है। इसके अलावा जो लॉर्ड कर्जन था उसने बहुत सारी सेडिशन मीटिंग एक्ट, क्रिमिनल लॉ एक्ट, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट, सब एक्सप्लोटिव सब्सटेंस एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट, मतलब जिस भी तरीके से दबा सकते थे स्वदेशी मूवमेंट को, सारे एक्ट लागू कर दिए थे। फिर उसके बाद मॉडल मिंटो रिफॉर्म है, इसमें सबसे बड़ी बात यही थी। ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डिनेंस आ गया, पोर्टफोलियो आ गया, सेपरेट इलेक्टोरेट आएगा, और मेन बात इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें इंडियन को नॉमिनेटेड सीट दे दी। उसके बाद से फिर अगर हम रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की बात करें तो 1899 में मित्रा मेला बनी थी, सावरकर ब्रदर ने बनाई थी। 1902 में
अनुशीलन समिति बनी थी और इनका एक अखबार भी आता था युगांतर के नाम से। अनुशीलन समिति जो है वो किसने बनाई थी? वरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र दत्ता ने। वरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र दत्ता ने। और जो मित्रा मेला है 1899 वाली सावरकर ब्रदर्स वाली, वो अभिनव भारत जो है उनके साथ 1904 में मिल गई थी। इसके अलावा जो छोटी छोटी घटनाएं हुई बीच में कि किंग फोर्ड को मर्डर करने की कोशिश की प्रफुल्ला चक्री और खुदीराम बोस ने 1908 में, लेकिन नहीं, वो दो लेडियों को मार दिया तो उसके डर में उन्होंने सुसाइड कर ली और एक फांसी पे चढ़ गया। और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था जो घोष ने किया था, अरविंद घोष, वरिंदर कुमार घोष, और इसमें लाला लजपत राय वगैरह तिलक, इन्होंने इनको बचाने की बहुत कोशिश की थी। सीआर दास ने इनका केस भी लड़ा था। और उसके बाद फिर उसके बाद 1908 में बुर्राई डकैती हुई। 1912 में जो हार्डिंग था, वाइसरॉय हार्डिंग, उस पर बॉम्ब फेंका राज बिहारी बोस ने और सचिन सैन्याल ने। उसके बाद रैंड जो है, चापेकर ब्रदर्स ने रैंड को मारने की कोशिश की। रैंड प्ले कमीशन का हेड था। उसके बाद जो जतिन दास है वो भी बहुत फेमस हुआ था। और लंदन में और जो हमारी सोसाइटी और बाहर चल रही थी वो कौन सी थी? इंडियन हाउस सोसाइटी और इंडियन HR सोसाइटी। तो ये श्याम कृष्णा वर्मा भारत चला रहे थे। और गदर पार्टी लाला हरदयाल ने बनाई थी, करतार सिंह, बरकुल्ला, भाई परमानंद, भवन सिंह और रामचंद्र के साथ मिलकर। और इंडिया हाउस और इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बनाई थी। और सोशलिस्ट लॉजिस्ट नाम से इनका अखबार भी आता था। और मैडम बीकाजी खामा ने 1909 में वंदे मातरम ये एक जनरल में पब्लिश किया था। इसके बाद वॉर हो गया 1914 से 19 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसमें इंडियंस का सपोर्ट बिना कहे को ले लिया। इसके प्रोटेस्ट में तिलक ने, एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल मूवमेंट चलाई। इससे पहले तिलक उसको घोष को सपोर्ट करने के केस में जेल में चले गए थे, क्योंकि उसने अरविंद घोष और इन सबकी जमानत के लिए अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में सपोर्ट किया था। जब वो वापस आए तो 1916 में उनको फिर लोकमान्य तिलक ये सब कहने लगे, केसरी मराठा इनके न्यूज़पेपर्स थे। और फिर तिलक ने जो है बंगाल में और जो सेंट्रल प्रोविंस एरिया और कर्नाटक इस वाले एरिया में होम रूल मूवमेंट चालू की। और एनी बेसेंट ने पूरी इंडिया में चालू की। एनी बेसेंट 1917 में पहली इंडियन एरिया मतलब पहली महिला बनी थी। और इंडियन महिला सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जिसने चेयर किया था। इसने कलकत्ता में चेयर किया था और नायडू ने कानपुर में चेयर किया था। और पैक्ट भी हो गया था, जिन्ना ने करवा दिया था 1916 में, जब AC मजूमदार हेड था। और शिमला डेपुटेशन आगा खान मांगने गया था, मिनटों से दे दो मुझे। और नवाब समीउल्लाह ने मुस्लिम लीग भी बना दी थी 1906 में, और जिन्ना ने इसका बड़ा विरोध किया था। लेकिन जिन्ना ने लेटर ऑन 1920 में रिजाइन कर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। मुस्लिम लीग को उन्होंने 1913 से ज्वाइन रखा था, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को, मिलाने की कोशिश करते, बट लेटर ऑन हिज माइंड चेंज आफ्टर कमिंग ऑफ गांधी, देन ही लेफ्ट कांग्रेस इन 1920। फिर उसके बाद अब गांधी आ गए हैं। फिर जब से गांधी आए, फिर उसके बाद जब गांधी आए तो 1915 में, और फिर उस टाइम उनके गुरु की डेथ हो गई थी। फिर लेटर ऑन सारी चीज़ें फिर गांधी कर रहे हैं। फिर मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म। उसके बाद बात आती है मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म में। तो ये 1919 में आया था। अब यहाँ पे डरार की आ गई थी। डरार की सेंटर और स्टेट वाले उसमें प्रोविंस में रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट बना दिए थे। इसके साथ फ्रेंचाइजी मतलब वोटिंग राइट, सिर्फ जिनके पास टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी है, एजुकेशन है, उन्हीं को सिर्फ वोटिंग राइट दिया था। इसके अलावा यहाँ पर 1990 इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 एक्ट भी कहते हैं। और फिर सेपरेट इलेक्टोरेट, और मुस्लिमों को पहले देते थे 1909 में, अभी इनको और कास्ट को भी दे देते, सिख, पारसी, इन सबको भी दे देता। बाइकैमरलिज्म भी इसी दौरान आया था। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है गांधी जो है, इससे पहले साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ पे साउथ अफ्रीका में उन्होंने नेतल इंडियन कांग्रेस बनाई थी। इंडियन ओपिनियन नाम से एक अखबार भी चलाते थे। उसके बाद गांधी ने इंडिया में आने के बाद सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में, शुक्ला नाम के बंदे ने वहाँ बुलाया था। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी 1918 में, पहली हंगर स्ट्राइक थी। फिर उसके बाद खेड़ा में गए थे, वहाँ पे पहले NCM पहली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन्होंने खेड़ा में 1918 में की थी। वहाँ पे बरदौली में फिर ये पटेल से भी मिले थे। फिर उसके बाद रोबाइल्ट एक्ट आ गया था। रोबाइल्ट क्या था? सेडिशन की तरह था, वहाँ पे सेडिशन एक्ट ही था, वहाँ पे दबाने की कोशिश कर रहे थे सारे हिंदुओं की आवाज़ों को, मतलब इंसानों की आवाज़ों को। फिर उसके बाद रोबाइल्ट सत्याग्रह 1918 में गांधी ने चलाया, आज वो बहुत प्रचलित होता चला गया। फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, एक खिचलू सैफुद्दीन खिचलू और एक सत्यपाल का अरेस्ट हो गया था, तो लोग बात प्रोटेस्ट करे थे उसके अगेंस्ट। और फिर वहाँ पे जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सबको गोली से उड़ा दिया। कब उड़ाया? 13 अप्रैल 1919। रोबेल्ट एक्ट आया मार्च 1919 में और जलियांवाला बाग आया अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल को। फिर जलियांवाला बाग मैसेकर होने के बाद लोगों ने अपना नाइटहुड, रविंद्रनाथ नाइटहुड त्याग दिया, गांधी ने के सारे हिंद त्याग दिया और बड़ी बुरी हालत हो गई थी देश की, सब लोग मना रहे थे। फिर इस टाइम पे गांधी ने फिर लेटर ऑन 1920 में सोचा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाता हूँ, लेकिन उससे पहले खिलाफत मूवमेंट भी हो गए थे, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो टर्की हार गया था। वहाँ पे कैलिफ था, वो अपने आप को गुरु मानता था मुस्लिमों का, तो लोग भी मानते थे मुस्लिम वाले, उनकी गद्दी छीनने की बात आ गई थी। तो यहाँ पे लोगों ने विद्रोह कर दिया। कौन थे विद्रोह करने वाले? शौकत अली, अबुल कलाम, हकीम अजमल और मौलाना मोहम्मद। इन्होंने जब किया, फिर गांधी को लगा मुस्लिमों के साथ यूनिटी करने का बेस्ट तरीका है, इसने जाके इनके साथ दोस्ती कर ली। इवन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस में भी गांधी ने उसको चेयर किया था। फिर उसके बाद इन सारों ने मिलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई 1920 में। मतलब नॉन कॉपरेशन मतलब माइल्ड टाइप ऑफ CDM, मतलब बॉयकॉट कर देंगे हम उनके स्कूल्स को, कॉलेजेस को, फॉरेन क्लोथ्स को, लिकवेयर को, हर चीज़ जिसमें भी हम उनको इग्नोर कर सकते हैं वो इग्नोर करेंगे, और ना ही टैक्स देंगे। लेकिन चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया 1922 में, 5 फरवरी को एक पुलिस वालों को सबको जला दिया। तो गांधी ने जब ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब जब ये डिसकंटिन्यू हो गई तो कुछ गांधी से नाराज हो गए। जो लोग गांधी से नाराज हो गए उन्होंने स्वराजिस्ट वाली पॉलिसी
इस वाली पॉलिसी में थे चित्तम खेलकर, चित्तरंजन, नेहरू और सीआर दास। और नो चेंजर वाली जो पॉलिसी थी जो गांधी के ही स्लो बात पे चलना चाहते थे वो थे पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, और लेटर ऑन इन्हीं की सरकार बनी थी जो स्लो गांधी की सर चली। इसके बाद जो है ये भी हुए थे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी थी 1924 में, बिस्मिल और आज़ाद इन सब ने बनाई थी। और 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन वर्ड ऐड कर दिया था। और फिर ये आगे उसने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन्होंने कंटिन्यू की थी। फिर इन्होंने क्या क्या किया था, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ने काकोरी रोबरी की थी 1925 में। फिर लेटर ऑन जब लाजपत को मार दिया साइमन कमीशन के विद्रोह में 1927 में, तो सोंडर मर्डर कर दिया सोंडर्स का, और बॉम्ब फेंक दिया लेजिस्लेटिव असेंबली में 1919 में, 1929 में वाइसरॉय की ट्रेन में बॉम्ब फेंक दिया 1929 में। फिर इस टाइम पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनको सबको फांसी हुई थी मार्च में, 23 मार्च 1931 को, और आज़ाद को एनकाउंटर हो गया था उसका। तो इस तरीके से सूर्य सेन चिटागोंग रिवॉल्ट ग्रुप चला रहा था 1930 में। फिर इसके बाद से हमारा यहाँ पे फिर चालू हो गया आगे का सीजन। अब सीडीएम की तरफ बढ़ रहे हैं हम। नॉन साइमन कमीशन आ गई। साइमन कमीशन जो है उसमें एक इंडियन इंडिया, इसलिए लोग उसका विद्रोह कर रहे थे। 1928 में आई थी। लाला लाजपत राय ने इसका विद्रोह किया था, उसमें वो लाठीचार्ज में मर गए थे, इसलिए फिर उन्होंने जो ये सॉन्डर्स लोकसभा में बम फेंक देना और वाइसरॉय हार्डिंग को भी मारने की कोशिश करना, इसलिए की थी इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु उनको फांसी दे दी गई थी। और फिर इसके साइमन कमीशन के विद्रोह में दो चीज़ें आई। एक तो जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए, और नेहरू 1928 में उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए कि हमें डोमिनेंस स्टेटस दो, सेमी इंडिपेंडेंस दो, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स दो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाओ। और इसको सपोर्ट किसने करा? अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुएब कुरैशी और जीआर प्रधान ने इनको, नेहरू को सपोर्ट भी किया इस वाले प्रोजेक्ट में। फिर इसके बाद से अब यहाँ पे हमारी सीडीएम की तरफ बढ़ रहे हैं। सीडीएम में फिर हमारा लाहौर सेशन हुआ पहले 1929 में, जहाँ पहली बार 1930 में झंडा फहराया गया 26 जनवरी को, इसीलिए हम 26 जनवरी उनको रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, पूर्ण स्वराज। उसके बाद 1930 में कराची सेशन भी हुआ था, और उसका पटेल हेड था, और वहाँ पे प्लानिंग कमीशन और फंडामेंटल राइट्स लाए थे बात हुई। उसके बाद हमारी कॉज दांडी मार्च हुई, सत्याग्रह सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट साबरमती से लेकर दांडी तक, वहाँ पे 399 किलोमीटर ट्रैवल करके वहाँ सॉल्ट उठाया। फिर सीडीएम मूवमेंट चालू हो गई 1930 से। फिर यहाँ पे कुड़ाई इंतगर, ये एक रेड शर्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट है, किसने चालू की थी? गफर खान बादशाह ने, जिसको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। नो चौकीदारी टैक्स, नो रेंट, नो टैक्स देंगे हम, ये सारी गुजरात, यूपी यहाँ पे चल रहा था। फिर मीन बाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में, फिर 31 में, और दिसंबर 1932 में गांधी को हर बुलाया गया, लेकिन वो सिर्फ दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया, क्योंकि वहाँ मजे की बात नहीं हुई थी, काम की बातें हुई थी। और कराची सेशन जो 1931 में हुआ था, वहाँ पे फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक प्रोग्राम जो पटेल ने हेड किए थे, ये अनाउंस हुए थे। और अम्बेडकर वगैरह ये तीनों में गया था। फिर उसके बाद अम्बेडकर इनके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट इन्हें मिल गया था, तो फिर उसके बाद गांधी वगैरह सब नाराज हो गए, तो पूना पैक्ट हुआ था यरवाड़े जेल में जब गांधी थे कि भाई डिप्रेस्ड क्लास जो है मैंने अलग से सीट्स दे देंगे, इनकी सीट रिजर्व कर देंगे, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट मत दो। ये था पूना पैक्ट ऑफ 1932। वहीं पे कम्युनल अवार्ड भी आए थे 1932 में। बॉस का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बॉस ने भी इसी टाइम 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के भी फाउंडर थे, सीईओ बने थे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के। फिर मैंडले जेल चले गए थे 1925 में। फिर 1939 में हरिपुरा सेशन और त्रिपुरा सेशन इन्होंने चेयर किया था। त्रिपुरा सेशन गांधी के साथ झगड़ा हो गया था पुट्टा स्वामी वगैरह केस में, वो फिर यहाँ से चला गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली थी, सबसे पहले जर्मनी मिलने गया 42 में, फिर वहाँ से जापान गया, फिर मोहन सिंह के साथ आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब ली। आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में राज बिहारी बोस से ली थी, और मोहन सिंह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ली थी। तो ब्लड वाला दिया था कि नीड ब्लड आई विल सेव कर ऐसा कुछ। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, उसमें सेंटर में ही सिर्फ डरार की बची थी। लिस्ट सिस्टम आ गया था, ऑल इंडिया फेडरेशन, और आरबीआई बना दिया गया था उस टाइम पे। फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश हो गई थी, और सेंटर और उसका अलग अलग बजट होगा ये बोल दिया गया था। फिर लेटर ऑन 1940s में अगस्त ऑफर आया था, क्योंकि अब सेकंड वर्ल्ड वॉर आने वाला था, तो 39 आ ही गया था 39 से 42 के दौरान, तो उसमें भी इंडियन लेके जाने के लॉर्ड लिमिंगथगो उस टाइम पे था, लेकिन हम जाना नहीं चाहते थे उस टाइम पे। कांग्रेस ने देखा बहुत अच्छा मौका है, ऑल कांग्रेस पर्सन ने रिजाइन कर दिया, दे आर नॉट सपोर्टिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो उस टाइम पे अगस्त ऑफर आया 1940 में, कि दोनों ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने भी। फिर 1942 में क्रिप्स ऑफर आया, वो भी दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट इसके प्रोटेस्ट में चालू कर दिया था, और अगस्त ऑफर की प्रोटेस्ट में इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू कर दिया था। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आई, फिर उन्होंने देखा कि इनको तो युद्ध में लेना ही है, तो मानेंगे, और जापान की तरफ से भी विद्रोह चालू हो गया था, वहाँ से घुसपैठ करने वाले थे, इसलिए इंडिया को ही उनके लैंड दे देने की फैसला कर दिया था। और जो अगस्त ऑफर था उसमें क्या क्या हमें ऑफर किया गया था उनके द्वारा, तो अगस्त ऑफर में ऑफर किया था हमें डोमिनेंट स्टेटस देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे, और माइनॉरिटी की कंसेंट जरूरी है कोई भी फैसला लेने के लिए। तो इस बात से गुस्सा थी कांग्रेस की, माइनॉरिटी से क्यों कंसेंट और ये वाला चीज़, तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया कांग्रेस ने। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ विनोद भावे और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और क्रिप्स मिशन आया फिर मार्च 1942 में। उसमें क्या बात की, डोमिनेंट स्टेटस देंगे,
प्रोविंस मन करे तो जुड़े या छोड़ दे, उनको राइट टू सीट दे दे। तो कांग्रेस ने यही कहा हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए और ये सीट की जो पावर दे दी है प्रोविंस को ये हटाओ और इमीडिएट हमें पावर ट्रांसफर करो और गवर्नर जनरल की जो इतनी सुप्रीमेसी है उसको हटाओ। और मुस्लिम लीग ने भी अगस्त ऑफर और प्रेसमिशन दोनों को रिजेक्ट किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग भी ये कह रही थी कि पाकिस्तान तो हमें दिया ही नहीं तो क्या है फायदा। फिर इसके बाद जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो चालू हुई 1942 में। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट डू और डाई वाली सिचुएशन थी। तो यहाँ पे फिर राजगोपालाचारी का फॉर्मूला आया, उसने मेन तो बात यही कि भाई मुस्लिम और हिंदू दोनों को बराबर बराबर सीट दो, कॉमन सेंटर हो लेकिन उनका डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन के लिए, और मुस्लिम मेजॉरिटी खुद डिसाइड करे, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हो उनके पास। पर जिन्ना ने इसको रिजेक्ट कर दिया, वो बोला नहीं मुझे तो बस 2 नेशन थ्योरी फॉलो करनी आती है। और फिर देसाई लियाकत पैक्ट आया, उसमें भी उन्होंने सीट कहा कि 20% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व कर देते हैं सीट और इक्वल नॉमिनेशन देंगे कांग्रेस को भी और मुस्लिम लीग को भी, लेकिन ये भी प्लान दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। फिर वेबल्स प्लान आया, वेबल्स प्लान ने कहा कि ऑल इंडिया एक्सिक्यूटिव काउंसिल बना देते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं हिंदू और मुस्लिम को और कॉम्युनल वीटो ले आते हैं, कॉम्युनल वीटो ले आते हैं, पर कांग्रेस ने इसको ऑब्जेक्ट किया। फिर फाइनली आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में उन्होंने 2 नेशन थ्योरी, पार्टीशन वगैरह को एक्सेप्ट करने की बात कही और ये फिर उन्होंने सबने बात मान ली, मुस्लिम लीग ने भी और दूसरे उन्होंने भी। और जो सुभाष बोस है इस मीन टाइम में वो पहले जर्मनी गया, फिर वहाँ से जापान गया, वहाँ से मोहन सिंह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ली, इंडियन नेशनल आर्मी सॉरी, और राज बिहारी बोस सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज ली। फिर उसके बाद बात आती है कैबिनेट मिशन की। तो कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान बनाने की बात को रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्शन ऑफ पाकिस्तान था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए कहती थी रेजिड्यूरी पावर जो है वो प्रोविंस के पास होगी, प्रोविंस के पास ऑटोनॉमी भी होगी और प्रोविंस के पास फ्री है वो अगर वो बाहर आना चाहे तो। पर इसको एक्सेप्ट ही कर लिया था उन्होंने कि चलो बनाई दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो लीग के साथ उन्होंने मिलकर इंटरिम गवर्नमेंट बना भी ली थी, लेकिन कांग्रेस परेशान हो गए थे क्योंकि वो हर चीज़ पे टांग अड़ाते रहते थे, इसलिए 1947 में कांग्रेस ने कहा हमें रहना ही नहीं लीग के साथ, आ जाओ। फिर एटली स्टेटमेंट आई 30 जून 1948 में, डेडलाइन मतलब इस तारीख को डेडलाइन है टू ट्रांसफर द पावर। और माउंट बैटन प्लान आ गया। माउंट बैटन प्लान क्या था कि भाई फाइनली इन दोनों देशों को अलग कर दिया जाएगा। Okay, so this was the thing which we have just heard about the whole summary of starting from the later Mughals to our independence in 1947 and our partition and making 2 countries, India and Pakistan. Okay, then these 2 chapters are also important. That's why I added here only. So one chapter is related to Indian press education. So these chapters are also important because they are highly asked even in the prelims and the mains exam also, and even if you are giving any exam other than the UPSC, then also history part from modern history. So these topics are asked. Okay, I will tell you which is important for prelims or which is important for like basically for MCQ questions and for a descriptive answer. Okay, so these are the Indian press related thing कि how the press system was developed in our country. Okay, जैसे मैं आपको प्रेस सिस्टम का अगर दिखाऊं तो मैं एक आपको फ्लो चार्ट दिखा रही हूँ ये. ओके, प्लीज इग्नोर द हैंड राइटिंग, यू कैन सी हेयर इट इज रिटन व्हेन यू विल रीड फ्रॉम द स्पेक्ट्रम बुक. ओके, सबसे पहले आया था सेंसरशिप एक्ट. ठीक है, ये किसके दौरान आया था ये जनरली पूछ लिया जाता है. तो ये जब हमारे वाइस रॉय चल रहे थे कौन, ये वेलेस्ली और हेस्टिंग ये चल रहे थे. जैसे आपको पता ही है कि वाइस रॉय वगैरह अभी पीछे सुना होगा आपने. एक तो पहले सबसे पहले सिर्फ बोलते थे गवर्नर जनरल. ठीक है, उसके बाद फिर बोलने लगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहले विलियम बेंटिक बने थे. ठीक है, और खाली जी की बात करें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वो वेरन हेस्टिंग, वहां से इनका चालू हो गया था. देन हमारे सबसे पहले फिर वाइस रॉय बोलने लगे थे. ठीक है, तो ऐसे परंपरा चलती आ रही थी कि पहले उन्हें गवर्नर जनरल बोला जा रहा था. देन दे वर कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ होल इंडिया, लाइक विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ होल इंडिया एंड देन वॉज द वाइस रॉय. जब हमारा 1857 के टाइम हमने जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला या फिर आप कह लीजिए पहला युद्ध जो भी हुआ हमारा, सिपाही मुटिनी भी बोलते हैं उसे, अलग अलग नाम से, हर किसी का अलग व्यू पॉइंट है. वहां से फिर इन्होंने वाइस रॉय बोलना चालू कर दिया था बिकॉज जब से ब्रिटिश वालों ने डायरेक्ट अपना क्राउन रूल चालू कर दिया था इंडिया में आफ्टर 1857. तो 1857 के बाद वाइस रॉय ही बोलते थे लास्ट तक. ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ और वहीं से फिर हमने ये गवर्नर की पोस्ट जो आप आज आप सुनते हो डिफरेंट स्टेट्स में, तो वहीं से आई है गवर्नर की पोस्ट.
ठीक है। तो ये जो सेंसरशिप एक्ट सबसे पहले आया था 1799 में, वहाँ पर आपका वेलेस्ली और हेस्टिंग जो है ये इसके टाइम पे आया था, जब ये जीजी थे, गवर्नर जनरल थे। देन इसके बाद लाइसेंसिंग एक्ट आया था 1823 में। उस टाइम पे कौन हमारे जीजी होते थे? जॉन एडम। ओके। देन मेट काफे एक्ट, सो ही इज वेरी गुड, कंसिडर टू बी वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत लिबरेट किया था, मतलब बहुत आज़ादी दी थी हमारे प्रेस सेक्टर को। इसके अलावा इससे पहले और इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो हर किसी ने दबाने की ही कोशिश की है, ठीक है, प्रेस सेक्टर को हमारे। वेरेज मेट कैफे को काफ़ी अच्छा माना गया है, क्योंकि मेट कैफे ने काफ़ी एज अ लिबरेटर काफ़ी छूट दी थी, काफ़ी प्रोत्साहन दिया था हमारे प्रेस सेक्टर को। वेरेज इसके आगे आप देखेंगे वहाँ पे फिर इन्होंने दबाना चालू कर दिया था, क्योंकि देखिए जो जब प्रेस मीडिया, बिकॉज दे आर परसुएडिंग द पीपल, दे आर इन्फॉर्मिंग, दे आर अवेयरिंग टू द पीपल, है ना। तो उस टाइम पे जब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो भी साथ साथ बहुत सारे अखबारों में अपना पब्लिकेशन देते थे या फिर अपने जर्नल निकालते थे, ताकि लोगों को एटलीस्ट सच्चाई का पता लगे एंड उनको परसुएड करा जा सके नेशनलिज्म की जो हमारी लड़ाई थी उसमें जुड़ने के लिए, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने के लिए। तो ऑब्वियसली तो ब्रिटिशर्स कानून भी ऐसे लाएंगे जिससे दबाया जा सके उनको, ठीक है, जिससे ये जो पर्सन्स है, फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो अपने व्यू पॉइंट लोगों तक ना पहुंचा पाए, ठीक है। इसीलिए ऐसे से दबाने वाले कानून आते थे, लाइक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867, फिर वर्नाकुलर एक्ट, लैंग्वेज के हिसाब से दबाना। ये लिटन के टाइम पे, लिटन ने तो बहुत हार्ड पॉलिसीज की थी इसमें वर्नाकुलर एक्ट में। देन केम योर इंसाइटमेंट एक्ट 1908, देन कम्स द इंडियन प्रेस एक्ट 1910, ओके। एंड देन ड्यूरिंग द रिपन अगेन, उसने रिपन भी जब हमारा वाइसरॉय था तो उसने लिटन ने जो जो दिक्कतें की थी प्रेस सेक्टर में उसको उभारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर बाद में जो नेक्स्ट वाइसरॉय आया उसने दोबारा से रिपीट उसी रिवाइव कर दिया उसको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, लिटन का, ठीक है। सो ऐसे मेन यहाँ पर मेट कैफे का काफ़ी पूछा जाता है। मेट कैफे इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी एज लिबरेटर ऑफ प्रेस, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से चैप्टर से, क्योंकि ये एक रिवीजन सेशन है। देखिए ये इसमें आपको ये याद करना पड़ता है कि कौन से बंदे ने कौन सा अखबार, कौन सा पब्लिकेशन लेकर आया था। तो ये प्रीलिम्स में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, या किसी एग्जाम में, एमसीक्यू एग्जाम में, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय जो थे हमारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वाले, तो उन्होंने अखबार लिखा था मिरात उल अकबर, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने मेट कैफे का ऑलरेडी बताया कि मेट कैफे इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। और बाकी सब एक्ट में एक कॉमन बात ये है कि हर एक में रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ही लगाई गई थी, हमेशा प्रेस जो सेक्टर है उसको दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश की गई थी, ये हर एक में है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है ये बताने के लिए कि कौन से वाला बंदे का कौन सा अखबार आता था। लाइक जी सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं, इनका जो आता था न्यूज़पेपर हिंदू, और हमारा स्वद मित्रन आता था, स्वदेश मित्रन, सॉरी। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी का आता था बंगाली न्यूज़पेपर। देन वॉइस ऑफ इंडिया आता था दादा भाई नरोजी का। अमृता बाजार पत्रिका आती थी शिशिर कुमार घोष की एंड मोतीलाल घोष का, ठीक है। उसके बाद इंडियन मिरर अखबार लिखा जाता था बाय NN सेन, ठीक है। केसरी मराठा जो है ये तिलक के अखबार थे। वेरेज जो सुधारक है वो गोपाल कृष्ण गोखले, जो हमारा मॉडरेट है, उसका अखबार था। जेपी वर्मा जो है वो हिंदुस्तान और एडवोकेट नाम से जर्नल्स लेकर आते थे। इसके अलावा और भी अखबार थे, लाइक ट्रिब्यून, अकबर गुजराती, इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश काल एक्सेट्रा, ठीक है। तो कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने थोड़ा यहाँ पे लर्न करने के लिए लिख रखा है जो इंपॉर्टेंट है। वॉइस ऑफ इंडिया किसका है? दादा भाई नौरोजी का। सुधारक किसका है? गोखले का। अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? घोष, शिशिर एंड मोतीलाल घोष की। इंडियन मिरर किसकी है? NN सेन की, ठीक है। ऑब्वियसली ये इतनी सारा चीज़ें फैक्चुअल है, तो ये एक दिन में, एक सेकंड में तो लर्न होगा नहीं। यू हैव टू रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज, उसी से लर्न होगा, ठीक है। किसी कोई भी ऐसा धुरंधर नहीं है कि विद इन अ सिंगल डे ही मेमोराइज ऑल दी नेम्स एक्सेट्रा, ओके। सो इन द कोर्स ऑफ टाइम यू विल बी हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ ऑल दिस, ठीक है। ये अमृत पत्रिका भी मैंने ऊपर भी दिखाई थी, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया जो लिटन हमारा जो वाइसरॉय था उसने दबाने की सारी पॉलिसीज लेकर आया था, वेयर रिपन ने उस चीज़ों को ठीक रिपेयर करने का कोशिश किया था, रिपील करने का कोशिश किया था, जो लिटन लेके आया था, ठीक है। जो तिलक है हमारे बाल गंगाधर तिलक, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट
एक्सट्रीमिस्ट, उसको लोकमान्य तिलक भी बोलते थे, तो उनके अखबार हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिए, केसरी, मराठा। इसके अलावा ये लोगों को जोड़ने के लिए गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल ये भी ऑर्गेनाइज करवाते थे। होम रूल मूवमेंट चलाई थी एनी बेसेंट के साथ, वो आपने पीछे देखा होगा। ठीक है, ये रैंड का मर्डर ये सब, ये क्यों वो किस में अरेस्ट हुए, ये बेसिक्स लिखे हुए वही पीछे आपने जो ये वहाँ पे भी पढ़ेंगे आप, यहाँ पे रिपीटेशंस में हैं। ठीक है, दिस वाज रिगार्डिंग द प्रेस, यू कैन रिवाइज इट नाउ। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ओके, देन कमिंग टू द एजुकेशन, एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे मैंने एक आप कह सकते हैं पूरे का समरी टाइप लिखा है कि कब कब हमारे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स या पास हुए, कॉलेज बना है कोई एजुकेशन के रिलेटेड। तो अगर हम बात करें कलकत्ता मद्रासा 1781 में सबसे पहले एजुकेशन के लिए स्टार्ट हुआ। फिर संस्कृत कॉलेज 1791 में जॉनथन डनकन ने बनवाया। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज हमारा वेलेस्ली ने बनवाया। ठीक है, यूपीएससी ने बहुत बार एजुकेशन से भी क्वेश्चन पूछा है। वेलेस्ली में इवन ऐसे भी आया था कि आर्थर वेलेस्ली और ये दूसरे वेलेस्ली किसने बनवाया था, इस वे में इतना डीप जाके भी पूछा था। ठीक है, मैकुले मिनट आया था फिर 1830। ये सारा एजुकेशन से डेवलपमेंट जो भी हुए एजुकेशन उसमें है। वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था। हंटर कमीशन 1882 में आया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आया था। सेडलर कमीशन 1917 में, और हार्थो कमीशन 1929 में, और सर्जियन प्लान 1944 में। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पढ़ना है। देखो, इफ़ यू आर यूपीएससी कैंडिडेट्स, तो आजकल यूपीएससी क्या करने लगे, इनके अंदर के पॉइंट्स पूछने लगी है। ठीक है, ये नहीं पूछ रहे वुड्स डिस्पैच किसके टाइम पर आया, उस टाइम कौन वाइसरॉय था। ऐसा बेसिक क्वेश्चन आपको मे बी किसी पीसीएस एग्जाम में या छोटे मोटा जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें पूछ लिया जा सकता है कि एजुकेशन का ये पर्टिकुलर कानून जो है या सेडलर कमीशन जो है ये किसके वाइसरॉय के टाइम पे आई थी, कौन था उस टाइम वाइसरॉय, ऐसा पूछा जाता है। लेकिन अगर आप यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, जैसे एक ये क्वेश्चन आया था कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वेलेस्ली के बारे में कुछ 3 पॉइंट लिखे थे, 3 स्टेटमेंट, उसमें पूछा था कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेस्ली ने चलाया था, क्यों चलाया था, टू गिव एजुकेशन टू द सिविल सर्वेंट्स, ऐसे करके 3 पॉइंट्स थे, एंड देन यू हैव टू एलिमिनेट एंड आंसर इट। वेयर एज वुड्स डिस्पैच पे भी ऐसे विद इन इसके अंदर जो पॉइंट्स है उन पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो कई आप जब अभी मैं आपको चैप्टर दिखाऊंगी तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉमन भी हैं, इनमें रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो मेन बात आपको कैसे याद करना है, देखो जरूरी नहीं है, यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल एंड अदर एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, तो आप दोनों चीज प्रिपेयर करके चलिए। ये तो प्रिपेयर करना ही है कि कौन सा एक्ट किसके टाइम पे आया, उसमें क्या हुआ। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको लर्न करनी है। ठीक है, इसमें कब कब कौन सी यूनिवर्सिटी खुली, ये इन्हीं एक्ट्स में खुली हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम सुनते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस, जैसे बनारस में बना, दिल्ली में बना, कलकत्ता में बना, आगरा में बना, तो ये ईयर्स बताए हैं। बेथुन स्कूल खुला 1849 में। ठीक है, इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी खुली 1882 में, ये विद इन हंटर कमीशन के अंदर ही खुली थी। फिर ये 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुली, ये भी फिर हंटर कमीशन और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के बीच में बनी। ठीक है, 1902 में रैली कमीशन बनी। वर्धा स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट, उस टाइम जाकिर हुसैन जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और गांधी का भी इसमें पूछा गया था एक बार क्वेश्चन वर्धा स्कीम से रिलेटेड, बिकॉज गांधी के टाइम पे वर्धा स्कीम मतलब गांधी का काफ़ी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो ये हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक रिवीजन लेक्चर था। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी जाकर पढ़ें, रिवाइज करें, और जैसे मैंने एज अ इंट्रो में बताया था कि ये वीडियो कहाँ कहाँ आपकी यूज़ हो सकती है। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी विच इज़ बेस्ड अपॉन द अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स बेसिकली जो स्पेक्ट्रम की बुक है उसके लास्ट के पेजेस हैं कुछ, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट गवर्नर कौन से रहे हैं। ठीक है, कौन सा जनरल किसने लिखा है, मतलब सारे फैक्ट्स, रटने वाला फैक्ट्स। ठीक है, ऑब्वियसली आप बार बार उन्हें पढ़ेंगे, बार बार उन पेजेस को देखेंगे तो एक समय आता है कि हमें लर्न हो जाती है। बार बार हम इसमें कंटेंट में भी जब पूरी किताब पढ़ेंगे तो रिवाइज हो जाता है। देखिए, ये जो बुक है ये 700 पेज की है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप वो मेरी वीडियो सुनने के बाद या कोई और वीडियो सुनने के बाद आप उन 700 पेज को वो कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम पास करने में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन योर पेपर। अगर आप किसी कोई छोटा मोटा पेपर दे रहे हो, डिपेंड्स अपॉन द वर्थ ऑल्सो, कितने मार्क्स का आ रहा है, तो उस हिसाब से आप उसे कट शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका डीप में है कोई एग्जाम, मीन्स जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस, उसके लिए तो यू कांट स्किप इट। ठीक है, यू हैव टू रीड दिस बुक होल। ओके, नॉट वन टाइम, इवन हम 10-10 बार भी पढ़ लेते हैं
हैं इस किताब को, और जो सेलेक्ट होते हैं उनसे आप कभी भी पूछिएगा, वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। आप इसीलिए मैं बार बार स्टार्टिंग में भी कहा होगा, रिसोर्सेज कम रखिए, 1-2 ही बुक पढ़िए, वो दैट्स सफिशिएंट। 1-2 भी मैंने ज़्यादा कह दिया, 1 बुक भी पढ़ेंगे, बार बार उसे पढ़ेंगे, दैट्स इनफ, ठीक है। इफ़ यू आर रीडिंग स्पेक्ट्रम एंड बिपिन चंद्रा बोथ, देन इट इज़ वेल एंड गुड। उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत मॉडर्न हिस्ट्री के। फिर भी आप अगर मान लीजिए नहीं पढ़ना चाहते बिपिन चंद्रा, सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़िए, वो भी बहुत है, लेकिन इतना पढ़िए कि कोई पूछ ले कि उस पेज पे क्या है, या फिर वो वाले टॉपिक में क्या है, वाइट मुटिनी क्या थी, या फिर सिपाही मुटिनी क्या थी, या किस बंदे ने ये वाला कोट कहा है, तो आपको पता हो, ठीक है। तो आप ये है कि एग्जैक्ट कई बार क्वेश्चन नहीं भी क्रैक करता है, तो एलिमिनेशन तो आप पक्का कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार, अब पिछले एक एग्जाम मैंने दिया था पीसीएस का, तो आजकल तो वो ये भी पूछने लगे कि ये सेइंग किसने कही थी, वो कोई सी किताब में नहीं, ना इसमें है ना उसमें है, लेकिन एलिमिनेशन से फिर हम कर पाते हैं कि अच्छा ठीक है, इससे रिलेटेड कौन कौन क्या क्या बात होती थी, ऐसा, ठीक है। तो एक ही रिसोर्स को आप इतना अच्छे से पढ़िए कि आपका कैपेबिलिटी बहुत डेवलप हो जाए। सो फॉर टुडे दिस मच इज इनफ। ओके, सी यू टुमारो और एनी अदर डे।